नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 29 जून 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो ये कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी यूएई की विज़िट पे हैं G7 समिट को अटेंड करने के बाद। तो वहाँ पर उनको रिसीव करने के लिए यूएई के प्रेसिडेंट और रूलर ऑफ अबू धाबी, देखो यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, वो डिफरेंट स्टेट्स को मर्ज करके बनाया हुआ एक कंट्री है बेसिकली, ठीक है ना। इसलिए इसमें जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं वो बेसिकली रूलर भी हैं, कहाँ के? अबू धाबी के, ठीक है, जिनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान, MBZ भी बोला जाता है इनको। बेसिकली यूएई और इंडिया के बीच की बात करें तो रिलेशंस की, हम ट्रेड की इनकी बात करते हैं एक बार। एक तो दोनों कंट्रीज़ ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज कर लिया था 18 फरवरी को, जिसको बोला गया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है ना, जो कि फोर्स में आ गया है 1 मई से। काम क्या है? ट्रेड को बूस्ट करना। बायलैटरल ट्रेड की बात करें 2021-22 में दोनों कंट्रीज़ के बीच में $72 बिलियन का ट्रेड रहा। इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है यूएई और 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। मतलब इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है उसमें दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यूएई को ही जाता है। यूएई की तरफ से एफडीआई इंडिया में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, जो कि अभी कितना हो चुका है? लगभग $12 बिलियन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है इंडिया यूएई रिलेशन को अगर बात करें। और ये CA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें जो भी टैरिफ्स लगते हैं उनको रिड्यूस करके ट्रेड को प्रमोट करने की बात की जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके आगे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में क्या क्या बातचीत हुई है उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है, और एक इकोनॉमी पेज पे भी न्यूज़ है, दोनों को एक साथ करके देखेंगे। देखो, प्री पैकेज्ड फूड और जो लेबल्ड आइटम होते हैं जैसे कि पिसा हुआ आटा और पैकेज्ड हो ना, पफ्ड राइस, जो मुरमुरे होते हैं ना, फूले हुए चावल जिससे वो भेलपुरी बनती है, उनकी बात कर लो। कर्ड, दही, लस्सी, बटर मिल्क मतलब छाछ, पनीर, ये अगर पैकेज्ड फॉर्म में अगर आप ख़रीदते हो तो अब जीएसटी नेट में इसको ला दिया गया है। साथ में जो होटल्स जिनमें रेंट जो है एक दिन का वो 1000 रुपये तक है, मतलब 1000 रुपये से कम हो गया, उसको भी अब 12% टैक्स रेट की स्लैब में ला दिया गया है। इसके अलावा एडिबल ऑयल, कोल, लेड, एलईडी लैंप्स जो होती हैं, एलईडी लाइट, प्रिंटिंग इंक्स, नाइव्स, सोलर वाटर हीटर, इनको भी जीएसटी के अंडर में लाने की बात कर दी गई है। ये मीटिंग चल रही है 47th मीटिंग। तो ये लिस्ट है, इस लिस्ट का नाम, इस लिस्ट में नाम मत भूल जाना कुछ भी। यूपीएससी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है, लिस्ट दे देती है, पूछ लेती है भाई जीएसटी में कौन है कौन नहीं है, ठीक है ना। और 28% जीएसटी स्लैब की बात करें और मुद्दे कौन कौन से जिन पे डिस्कशन चल रहा है, एक तो ये कि कसिनो, ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, इनको क्या 28% स्लैब में लाना चाहिए या नहीं, इस पर तो देखो डिस्कशन अभी चल रहा है। फाइनल क्या क्या हो गया है वो देखते हैं। एक तो ये कि जो हाई रिस्क टैक्स पेयर्स हैं उनकी लोकेशन को, उनकी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उनका वेरिफिकेशन, ठीक है, जिससे कि उनको लोकेट किया जा सके, क्योंकि वो फर्जीवाड़े में कहीं भी भाग सकते हैं, ठीक है ना। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। हाई रिस्क टैक्स पेयर्स को मैंडेटरी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और इन इलेक्ट्रिसिटी बिल को जमा कराने, ये सारा मैंडेट कर दिया गया है। इसके अलावा इंट्रा स्टेट अगर लेन देन हो रहा है गोल्ड का, ठीक है ना, इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट के अंदर एक ज़िले से दूसरे ज़िले में। इसके अलावा अगर कोई प्रेशियस स्टोन भी अगर एक स्टेट के अंदर ट्रेड किया जा रहा है तो भी ई वे बिल्स अब जनरेट किए जाएंगे, ठीक है। इस पर भी अपनी तरफ से फिक्स कर दिया है। और ये कहा है कि देखो, स्टेट है ना, वो खुद डिसाइड करेगा कि कितने रुपए के ट्रांजैक्शन पे वो इस तरीके से ई वे बिल जनरेट करवाना चाहते हैं। मतलब जीएसटी काउंसिल ने तो बोल दिया कि सोने में और कोई भी प्रेशियस स्टोन का अगर लेन देन होता है स्टेट के बॉर्डर्स के विद इन, है ना, तो वहाँ पर ई वे बिल जनरेट करना ज़रूरी है। और ई वे बिल जनरेट करने के लिए थ्रेशोल्ड कि हाँ 2 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन होगा, 10 लाख का होगा, 1 करोड़ का, जो भी होगा वो स्टेट गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी। होगा ज़रूर, पर वो लेवल क्या होगा वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी स्टेट की। फिर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को करेक्ट करने की बात की गई है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होती है कि कोई भी चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं, कुछ तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, कुछ फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट को हम
इंपोर्ट करते हैं। तो अगर रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर अगर टैरिफ ज़्यादा है तो रॉ मटेरियल हमारे लोकल मार्केट में बिकेगा महंगा, जबकि अगर यहाँ पर फिनिश्ड गुड जो है उस पर आपने टैरिफ कर रखा है कम तो वो बिकेगा सस्ता। अब आप बताओ कि रॉ मटेरियल आपने मंगवा लिया तो हमारे यहाँ के लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे कि नहीं कोई भी फिनिश्ड गुड को। अब ऐसे में बाहर से आने वाला फिनिश्ड गुड तो बिकेगा सस्ता और हमारे यहाँ पर प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड बिकेगा महंगा। तो ऐसे में ये तो नुकसान हो गया लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए। तो क्या किया जाए कि रॉ मटेरियल पे टैरिफ को तो किया जाए रिड्यूस और फिनिश्ड गुड्स जो आ रहे हैं उन पे किया जाए थोड़ा सा राइज, तब जाकर के लोकल मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान ना हो। तो ये जो इशू है इसको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को करेक्ट करना बोलेंगे। इन्वर्टेड ड्यूटी का मतलब रॉ मटेरियल तो महंगा मिल रहा है, फिनिश्ड गुड सस्ता मिल रहा है, तो नुकसान हुआ कि नहीं लोकल मैन्युफैक्चरर्स को। ठीक है, इसके अलावा जो भी एग्जम्पशन दिया हुआ है, छूट दी हुई है टैक्सेशन से संबंधित, उनको भी रैशनलाइज करने के लिए कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बासवराज एस बोम्मई की लीडरशिप में जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है उन्होंने भी अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो सबमिट करने के लिए डेट एक्सटेंड करवा के मांगी है। बातें चल रही है, कुल मिला के बात ये बताई दिया आपको कि एक दिन में 1000 रुपये तक का होटल का अगर चार्ज है तो उसको 12% तक टैक्स उनको पे करना पड़ेगा। फिर एक मुद्दा और फंसा हुआ है, वो आपको पता ही है कि जीएसटी कॉम्पनसेशन स्कीम को कंटिन्यू कराने की बात। ठीक है, क्योंकि वो 30 जून अभी कल ख़त्म हो जाएगा ये स्कीम। तो अभी 2021-22 में केवल 5 ऐसे स्टेट्स हैं, 5 मतलब टोटल जितनी यूटीज और स्टेट्स हैं 31, उनमें से आप ये मान के चलो कि केवल 5 स्टेट्स ही ऐसे हैं जिनके यहाँ पर रेवेन्यू जितना सोचा गया था उससे ज़्यादा, प्रोटेक्टेड रेवेन्यू बोला जाएगा ना, जो स्टेट जीएसटी होता है ना, SGST, उसमें जितना सोचा गया था उससे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हुआ। केवल 5 ही ऐसे स्टेट्स और यूटीज़ हैं, बाकी सब में नुकसान देखा गया है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, जिनमें पुदुचेरी, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तो वो स्टेट्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा गैप देखने को मिला है। किसमें कि एक तो प्रोटेक्टेड रेवेन्यू कि हाँ भाई मिनिमम इतना जीएसटी स्टेट्स के शेयर में आना चाहिए, और एक वाकई में सेटलमेंट के बाद में कितना मिला। तो ऐसे में जीएसटी रेवेन्यू शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है ज़्यादातर स्टेट्स में। तो वो डिमांड क्या कर रहे हैं कि वही जो कॉम्पनसेशन स्कीम है, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स कॉम्पनसेशन टू स्टेट एक्ट ऑफ 2017, जिसके बेसिस पे क्या बोला कि 5 साल तक हम 14% के लगभग कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेंगे स्टेट्स को। किस बेस पे? 2015-16 में जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसमें जितना नुकसान हो रहा है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो इस तरीके से अभी ये चीज़ है, ये 30 जून 2022 को ख़त्म हो रही है। तो स्टेट्स की डिमांड आपको पता ही, वो चाहते हैं कंटिन्यू की जाए। अब हम आ गए इकोनॉमी पेज पे, वही जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से रिलेटेड ही है। स्टेट्स ने एक चीज़ और बोली है कि अभी करंट अगर स्टेटस देखा जाए तो जितना जीएसटी कलेक्शन होता है उस जीएसटी कलेक्शन में से देखा जाए तो 50% तो सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है सीजीएसटी के तौर पे, और 50% जाता है स्टेट्स के पास में एसजीएसटी के तौर पे। तो बोले इसको करेक्ट करो, कॉम्पनसेशन स्कीम को कंटिन्यू करते हो तब तो देखो ये फॉर्मूला चलने दो, 50-50% का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप कॉम्पनसेशन स्कीम को बंद करते हो तो उस केस में ये फॉर्मूला चेंज होना चाहिए, 70 से 80% हिस्सा तो जाए स्टेट्स के हाथ में और रिमेनिंग 20-30% हिस्सा जाए सेंटर के पास में। तो ये भी एक डिमांड की जा रही है ऑपोजिशन रूल जो स्टेट्स हैं उनके द्वारा। ठीक है ना। और बाकी वैसे देखा जाए तो जीएसटी काउंसिल की 2 दिन की मीटिंग हो ही रही है चंडीगढ़ में। ठीक है, अब आपको जो करना है वो एक काम कर लेना, जीएसटी काउंसिल की फंक्शनिंग से रिलेटेड एक बार आप ज़रूर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे। ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ें तो टेम्प्रेरी मीटिंग्स तो और होती रहेंगी, इन चीज़ों में तो जो काम की चीज़ें थी वो हमने देख ली हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आपको देखना है बेसिक्स के बारे में, जिससे कि क्वेश्चन आया तो आप आराम से बेसिक और अभी लेटेस्ट अपडेट है उसको आप डील कर सको। ज़रूर पढ़ना उसको। आगे चलते हैं। फिर आगे न्यूज़ है कि नरेगा में जॉब डिमांड राइज होती हुई दिखी है मई महीने में। ठीक है, तो इसमें डेटा थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वो ये कि नरेगा पोर्टल के हिसाब से देखिए तो मई मंथ में लगभग 2.61 करोड़, लगभग 2.61 करोड़ हाउस होल्ड्स ने नरेगा में जॉब की है। मई 2022 की ये बात है, जो कि मई 2021 के कंपैरिजन में लगभग 39 लाख हाउस होल्ड्स ज़्यादा हैं। मतलब
17.39% ज़्यादा लोगों ने नरेगा में जॉब डिमांड रखी है और जॉब किया भी है मई 2021 के कंपैरिजन में मई 2022 में। ठीक है ना। तो ये पिछले साल कितना था, 2.22 करोड़, जो कि बढ़ करके 2.6 करोड़ तक हो गया है। तो इसमें क्या शो हो रहा है कि जॉबलेसनेस, अभी भी बेरोजगारी बढ़ी हुई है। ठीक है। इसके आगे तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है टी हब 2.0। देखो टी हब लॉन्च हुआ था तेलंगाना में, जो आज की कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेटेस्ट स्टार्टअप्स को इनको प्रमोट करवाना टेक्नोलॉजी बेसिस पे। तो एक प्रॉपर एक सेटअप तैयार करवाया गया था जिससे कि वहाँ पर रिसर्च हो सके और नए सिस्टम पर काम हो सके। तो उसी चीज़ को और एनकरेज करने के लिए टी हब 2.0 वहीं पर लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। ठीक है ना। और तेलंगाना आपको पता है 2014 में बन गया था, आंध्र प्रदेश से निकाल करके आधा, मतलब आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन हुआ, तेलंगाना बन गया था। ठीक है ना। तो ये टी हब के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा अभी जो अटॉर्नी जनरल है उनका नाम है के वेणुगोपाल, उन्हीं को 1 साल का और एक्सटेंशन देने की बात चल रही है। तो आर्टिकल 76 के अंडर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। तो इन अटॉर्नी जनरल के बारे में थोड़ा सा आप बेसिक्स पढ़ लेना। इसके आगे अभी आपको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी G7 समिट अटेंड करने गए थे। तो G7 कंट्रीज़ के अलावा भी 4-5 कंट्रीज़ के और लीडर्स थे, जिनमें से एक प्राइम मिनिस्टर खुद भी थे। तो इन्होंने वहाँ पर जो भी दूसरे काउंटर पार्ट्स थे, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स थे अलग अलग कंट्रीज़ के, उनको गिफ्ट दिया। और वो गिफ्ट क्या क्या दिया वो हम देखते हैं। देखो सबसे पहले तो हम देखें गुलाबी मीनाकारी, जो कि GI टैग दिया हुआ है जिसको, वाराणसी उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है। उसका भी एक स्पेसिमन जो था वो गिफ्ट किया। अब इसमें क्या होता है देखो कि गुलाबी मीनाकारी जो थी, इसमें आप देख सकते हो एक ब्रोच बनवाया गया। ब्रोच का मतलब क्या होता है, जो मतलब एक ऑर्नामेंट टाइप मानो। ठीक है। जिसको जनरली आप देखोगे, एक बार मैं इमेज दिखा देता हूँ आपको। ये बेसिकली कपड़े पे पहने जाने वाला ये ऑर्नामेंट होता है। ठीक है। तो ये होता है ब्रूच। तो गुलाबी मीनाकारी बेस्ड ये ब्रूच जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने US प्रेसिडेंट को गिफ्ट किया। ठीक है। जो कि US प्रेसिडेंट की वाइफ फर्स्ट लेडी के लिए ये गिफ्ट था। ठीक है। तो एक तो ये गुलाबी मीनाकारी GI टैग कहाँ का मिला हुआ है, वाराणसी का। इसके अलावा देखो यहाँ पर आप देखो ब्लैक पॉटरी, निज़ामाबाद की ब्लैक पॉटरी, वो जापानीज प्राइम मिनिस्टर किशिदा फूमियो को दिया गया। ठीक है। इसमें आप देख सकते हो नंदी थीम ढोकरा आर्ट पीस। ये नाम जो आ रहे हैं ना, इनके बारे में आपको डिटेल पढ़नी है, ढोकरा आर्ट कहाँ की है। ठीक है। इस तरीके से ब्लैक पॉटरी के बारे में आपको बेसिक्स थोड़ा सा आइडिया गेन करने हैं। ठीक है। तो ये नंदी थीम्ड ढोकरा आर्ट पीस है जो कि छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेटेड है। ये गिफ्ट किया था अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट अल्बर्टो फर्नांडिस को। राइट। इसके अलावा हैंड पेंटेड टी सेट दिया, जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से ओरिजिनेटेड है। वो किसको दिया था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को। इसके अलावा ये गिफ्ट जो दिए गए थे ये इंडियन डाइवर्सिटी को और क्राफ्ट्समैनशिप को शो करते हुए दिए थे। इसके अलावा देखो यूपी के कन्नौज से एक कस्टम मेड जरदोजी बॉक्स, ये गिफ्ट किया गया किसको, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली को। इसके अलावा मार्बल इनले टेबल दी गई किसको, सेनेगल के प्रेसिडेंट, इटली के जो थे, मैं रिपीट कर रहा हूँ थोड़ी, इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के। ये मैटर नहीं करता किसको गिफ्ट दिया है, गिफ्ट क्या दिया है वो मैटर करता है, पर थोड़ा ध्यान रख लो फिर भी कि फ्रांस के प्रेसिडेंट को तो दिया क्या, ये जरदोजी बॉक्स। ठीक है। कन्नौज बेस्ड। और इटालियन प्राइम मिनिस्टर को क्या दिया, मार्बल इनले टेबल, जो कि आगरा से ओरिजिनेटेड है। इसके अलावा सेनेगल के प्रेसिडेंट को क्या दिया, मूंज बास्केट। ठीक है। कॉटन ड्योरीस और मूंज बास्केट, जो कि प्रयागराज, इलाहाबाद, अमेठी, यूपी का फेमस है। इसके अलावा कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को क्या दिया, कश्मीर में बनी हुई सिल्क कारपेट, ये दी। ठीक है। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि जर्मन चांसलर जिन्होंने ऑर्गेनाइज करवाई थी G7 समिट, उनको आप देखो मेटल मरोड़ी कार्विंग मटका फ्रॉम मुरादाबाद। इनके बारे में आपको देखना, मेटल मरोड़ी कार्विंग ये क्या क्या चीज़ें हैं, इनका बेसिक थोड़ा सा ले लेना। वैसे तो नाम आ रहा है, ये नाम लिखते चले जाना कि किसका किस शहर से लिंक है, ज़्यादातर यूपी के हैं। इसके अलावा
इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो उनको क्या गिफ्ट किया है? एक राम दरबार गिफ्ट किया है, जो कि किस पे बेस्ड है? यहां पर आप देख सकते हो लिक्विडवेयर पे बेस्ड राम दरबार गिफ्ट किया गया है। और ये लिक्विडवेयर की अगर बात करें तो इसको जीआई टैग मिला हुआ है वाराणसी यूपी, वहां के आसपास के एरिया को। ओके, और इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर को ही क्यों दिया, प्रेसिडेंट को क्यों दिया ये रामायण? क्योंकि इंडोनेशिया में भी वैसे तो मुस्लिम डोमिनेटेड कम्युनिटी है, बट वो अपने एंसेस्टर्स में रामायण के जो कैरेक्टर्स हैं ना, उनको भी अपने एंसेस्टर मानते हैं। ठीक है, हमारे जैसे रामायण चलती है तो वाल्मीकि रामायण या फिर तुलसीदास चरित जो रामचरितमानस है, वो वहां पर जो रामायण चलती है वो है काकाविन रामायण, जो कि 8 से 11 सेंचुरी के बीच में जब मेदांग किंगडम चल रहा था, मेदांग डायनेस्टी थी, उसके टाइम पर लिखवाई गई थी। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा रामायण का लिंक है इंडोनेशिया के साथ में, उस वजह से ये गिफ्ट उनको ये दिया गया। इसके अलावा आप देखोगे कि पिट्राड्यूरा बेस्ड जो इनले मेथड, यहाँ पर आप देखो कि हमने देखा था ना इनले टेबल टॉप दिया है इटली के प्राइम मिनिस्टर को, तो पिट्राड्यूरा बेस्ड ये कॉन्सेप्ट है। पिट्राड्यूरा में क्या होता है कि कोई भी स्टोन बेस लो, उसमें आप डिज़ाइन तैयार करो और वो डिज़ाइन में आप प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन्स को फिक्स कर दो। इससे क्या होगा, वो एक इमेज बनेगी। जैसे आपने ताजमहल की पेंटिंग्स में या ताजमहल की दीवारों पर आपने नोटिस किया हो, या फिर आपने अभी तक पढ़ लिया हो कि हमारे यहाँ पर आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पिट्राड्यूरा, जिसका ओरिजिन तो रोमन है, दैट मीन्स इटालियन ओरिजिन है ना, पर हमारे यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स पैटर्न्स बनाने में देखने को मिलता है पिट्राड्यूरा का यूज़। ठीक है, तो ये आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। इसको एक बार थोड़ा और आप क्यूरियोसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर लेना, जो भी चीज़ नहीं समझ में आई हो सर्च कर लेना, थोड़ा पता कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो चुका है, ये जो एस्पेक्ट है, जो भी पॉइंट्स थे इसमें। नेक्स्ट आर्टिकल है पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। देखो, चाइना जिस तरीके से अपनी एग्रेशन दिखा रहा है ना पैसिफिक ओशन में, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, यूके और यूएस, इन पांचों ने मिलकर के एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम है पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। काम क्या है कि एक एफिशिएंट और इफेक्टिव कोऑपरेशन क्रिएट किया जाए, किनके साथ में? जो छोटे आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनके साथ में। अब सवाल ये कि छोटे आइलैंड कंट्रीज़ पर इतना ध्यान क्यों? इसके पीछे कारण क्या है कि चाइना ने जिस तरीके से अपने एग्रेसिव मैनर में काम किया है, एक प्रोजेक्ट चला रखा है द कॉमन डेवलपमेंट विजन, जिसमें 10 पैसिफिक नेशंस, छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ हैं, उनके साथ में चाइना लगातार अपनी कॉपरेशन कर रहा है, जिसका एक तो आउटकम आपको रिसेंट हमने देखा था कि सोलोमन आइलैंड के साथ में एग्रीमेंट साइन किया, जिसके बेसिस पे जो चाइना की सिक्योरिटी फोर्सेस है वो वहाँ पर डिप्लॉय होंगी, जो कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनके पास वाले एरिया में लोकेटेड है। दूसरी चीज़ क्या है कि बीजिंग अपनी तरफ से लगातार ये कोशिश कर रहा है कि पैसिफिक ओशन में जितना भी ट्रेड होता है, ट्रेड कम्युनिकेशन लेन्स हैं, उनको कैप्चर करे, उन पे पकड़ बनाए। देखो, अगर हम पैसिफिक ओशन की बात करें तो यूएसए की एक टेरिटरी है गुआम आइलैंड, ठीक है, वहाँ पर भी अपनी पकड़ को वीक नहीं होने देना चाहता है यूएस। और यूएस ने वैसे 2019 में एक स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट के बेसिस पे डिक्लेयर कर दिया था कि इंडो पैसिफिक रीजन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूएसए के लिए। अब ऐसे में जिस तरीके से सदर्न पैसिफिक ओशन में लोकेटेड आइलैंड्स में चाइना अगर अपनी कैप्चर बढ़ाता चला जाए तो उससे इन सारे कंट्रीज़ को इशू आता है। यूएस तो बिल्कुल भी चाइनीज़ हेजेमनी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसके अलावा क्या बच गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड दोनों को इशू है ही, और साथ में आ जाता है आपका जापान और चाइना का रिलेशन वैसे ठीक नहीं है, और फिर यूके भी इंडो पैसिफिक रीजन में एक्टिव पार्टिसिपेशन देना चाहता है। ओवरऑल पैसिफिक रीजन को बिल्कुल भी फ्री नहीं होने देना चाहता है यूएस। तो ऐसे में इन पांचों कंट्रीज ने मिलकर के और ये चाइना को कंटेन करने के लिए, काउंटर करने के लिए, ये पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कोऑपरेशन स्टार्ट किया है। तो ये क्वेश्चन कई बार बन सकता है, ध्यान रखना इंडिया नहीं है इसमें पार्टिसिपेंट, ठीक है। अब देखो यूएसए के लिए क्यों इंडो पैसिफिक रीजन है। सबसे पहली चीज तो वर्ल्ड का बहुत बड़ा हिस्सा इंडो पैसिफिक रीजन में आ जाता है, जिसमें यूएसए की वेस्टर्न कोस्ट से लेकर के इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट तक ये पूरा एरिया फैला हुआ है, ठीक है। और इस एरिया में वर्ल्ड की 2 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज, जिसमें एक तो है अथॉरिटेरियन स्टेट चाइना
और एक है डेमोक्रेसी इंडिया। दोनों की हाईएस्ट पॉपुलेशन है, दोनों यहीं पर लोकेटेड है। मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम मेजोरिटी कहाँ पर है? इंडोनेशिया, वो भी इसी एरिया में लोकेटेड है। इसके अलावा वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मीज में से 7 स्टैंडिंग आर्मीज जिन कंट्रीज के पास में है, 10 में से सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी 10 में से 7 वो इंडो पैसिफिक रीजन में है। 6 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन होल्ड करते हैं। 10 ऐसे बिजिएस्ट पोर्ट जो कि वर्ल्ड में 10 हैं, उनमें से 9 तो केवल इंडो पैसिफिक रीजन में ही लोकेटेड हैं। इसका मतलब ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर होता है। इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो लगभग ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड, जो मतलब ओशियंस के थ्रू जो ट्रेड होता है, उसका लगभग 60% ट्रेड इंडो पैसिफिक रीजन में होता है, जिसमें 1/3 वर्ल्ड का जितना ट्रेड होता है ना, उसका 1/3 तो साउथ चाइना सी से होता है, जहां पर चाइना अपनी एग्रेशन लगातार बनाता चला जा रहा है। तो यहां पर इंडो पैसिफिक रीजन में यूएसए ने एक कॉन्सेप्ट पकड़ रखा है, दैट इज हब एंड स्पोक। इसका मतलब सेंटर तो खुद यूएस और इसके चारों तरफ के इसके अलाई कंट्रीज उनके साथ मिलकर के एक बैलेंस बनाना चाहता है। तो ये है यहाँ पर पैसिफिक रीजन में ये नया जो पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, जिसमें 5 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो हमने समझ लिया, आगे चलते हैं। और जिस एरिया में ये लॉन्च हुआ है उसका मैप आपके सामने है। ये देखो, ऑस्ट्रेलिया इधर है और ये न्यूजीलैंड है, और ये 3 ग्रुप्स में इन आइलैंड कंट्रीज को डिवाइड किया हुआ है। एक तो पॉलिनेशिया, एक माइक्रोनेशिया, एक मेलेनेशिया, ठीक है। और जापान यहाँ ऊपर आ ही गया, और गुआम इसमें अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं लमसम ये वाला एरिया होता है फिलीपींस, और ये इधर वाले एरिया में आता है गुआम, ठीक है, जो कि यूएसए की टेरिटरी है। ये हवाई आ ही गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर चाइना जो है वो अपनी पकड़ बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। देखो ये रहा सोलोमन आइलैंड्स, यहाँ पर सिक्योरिटी पैक्ट किया है। अब यहाँ पर चाइनीज़ ट्रूप्स या चाइनीज़ सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर डिप्लॉय होंगी, तो सीधी सी बात है ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को तो प्रॉब्लम है। यूएसए इधर आ गया तो यूएसए अपनी वेस्टर्न कोस्ट पे वैसे ही अपनी इंस्टेबिलिटी नहीं चाहता, क्योंकि आज के टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट एरिया वर्ल्ड में कोई है तो वो इंडो पैसिफिक रीजन है, जहाँ पर यूएस बिल्कुल भी अपनी पकड़ कम नहीं होने देना चाहता। तो ये आइलैंड कंट्रीज़ की जो नेम है, एक बार इनको ढंग से देख लेना, ओके, जो भी आपको लगे उनको अच्छे से। डन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल एक्सप्लेन पेज से ही कि जब कभी भी आप देखो डिफेक्शन की बात आती है तो एंटी डिफेक्शन लॉ को इम्प्लीमेंट करना, शेड्यूल 10 को इम्प्लीमेंट करना, उसमें फाइनल डिसीजन की बात आए तो स्पीकर का फाइनल डिसीजन होता है, या जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस टाइम पे होता है, चाहे फिर वो स्पीकर हो चाहे डेप्यूटी स्पीकर हो। तो यहाँ पर सवाल ये है कि स्पीकर की पावर को किस तरीके से कंटेन कर दिया जो शिवसेना के रिबेलियंस हैं उन्होंने। मुद्दा पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि जो रिबेलियंस हैं जिन्होंने शिवसेना को चैलेंज किया है, वो लोग अभी 11 जुलाई तक अपनी एंटी डिफेक्शन के अगेंस्ट में जो भी अपनी बात बोल सकते हैं वो बोलें। मुद्दे को थोड़ा मैं समझाता हूँ। देखो अभी महाराष्ट्र में 3 पार्टीज़ की कोalition बेस्ड सरकार है, एक तो कांग्रेस है, एक एनसीपी है, और एक हो गई आपकी शिवसेना। तो शिवसेना के जो एमएलएज हैं उनमें से लगभग 30 to 40 एमएलएज, अब टेंटेटिव ही चल रहा है, एकदम एक्यूरेट नहीं है, 39 के लगभग हैं, तो उनका ये कहना है कि हमें शिवसेना से सेपरेट होना है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर बड़े वीआईपी हो गए, हमारा कोई एंगेजमेंट नहीं है, और साथ में जिन पार्टीज़ के साथ में हमने कोalition बना रखा है उन पार्टीज़ के साथ में हमारा आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है, कोलैबोरेशन कम है। तो ऐसे में वो अपनी बात को साबित करने के लिए महाराष्ट्र से निकल करके पहुंच गए गुवाहाटी, मतलब दैट मीन्स असम में रहने के लिए चले गए। अब पीछे से ये हो गया कि शिवसेना ने ये कह दिया कि ये रिबेलियंस हैं, इन्होंने हमारी पॉलिटिकल पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़े और अब हमारी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं मानते हैं, तो हम इनको एक्सपेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। अब सवाल क्या आता है यहाँ पर कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी की टिकट पे आप चुनाव लड़के जाते हो और फिर उस पॉलिटिकल पार्टी के कही हुई गाइडलाइंस के हिसाब से काम नहीं करते हो, तो वहाँ पर आपके खिलाफ में एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई हो जाता है, जो कि 1985 में इंट्रोड्यूस किया गया था। काम क्या था कि जो लोग आया राम गया राम वाला जो मुद्दा था उसको करेक्ट किया जाए। अब होता क्या है, टाइम बीतने के साथ साथ में सवाल ये उठने लग गया कि जो स्पीकर है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर है, उनके द्वारा जो भी डिसीजन दिया जा रहा है डिफेक्शन लॉ को लेकर के, एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर के, वो फाइनल है या नहीं, उनकी पावर क्या है।
तो उसको लेकर के केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में 1992 में। केस का नाम है की हो तो होलेहान वर्सेस जेचिलहू का ये केस था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि स्पीकर का ही डिसीजन फाइनल होगा, और जब तक स्पीकर डिसीजन नहीं दे देते कि हाँ जी कौन तो डिस्क्वालीफाई हो रहा है मेंबरशिप से और कौन कंटिन्यू करेगा, तो उस चीज को लेकर के स्पीकर का जो फाइनल डिसीजन होगा उसी का ही जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। दैट मीन्स डिसीजन जब तक नहीं दिया जाता तब तक आप सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बात हो गई कि स्पीकर जो है वो फाइनली सर्वे सर्वा हो गए कि भाई किसको डिफेक्शन के बेसिस पे निकाला जा रहा है, एक्सपेल किया जा रहा है, उसके एमएलए की जो सीट है वो स्क्रैप की जा रही है और किसकी नहीं की जा रही है। ठीक है, तो ये चीज तो बड़ी क्लियर थी कि हाँ जी स्पीकर ने जो डिसीजन दे दिया सिर्फ उसी का जुडिशियल रिव्यू होगा, ना कि स्पीकर ने क्या सोच करके डिसीजन दिया वो मैटर नहीं करता। मतलब प्रोसेस की बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दी, बोला प्रोसेस एक अलग चीज है, आउटकम एक अलग चीज है, हम स्पीकर के डिसीजन को ही रिव्यू करेंगे। फिर बाद में मुद्दा 2016 में फिर से एंटी डिफेक्शन वाले मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। केस का नाम है नबम रेबिया वर्सेस बेमांग फेलिक्स केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि भाई सुप्रीम को स्पीकर की जो पावर है ना उसको हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि वो कैसे एंटी डिफेक्शन लॉ को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या उसके बेसिस पे जो भी रिबेलियंस हैं, रिबेलियन एमएलएज हैं, उनकी पोस्ट को वो स्क्रैप कर सकते हैं। तो उस केस में क्या बोला 2016 के इस केस में कि सवाल यहां पर यह है कि एक स्पीकर को हटाने के लिए रिबेलियन एमएलएज ने ऑलरेडी नोटिस दे रखा है कि स्पीकर को हमें हटाना है, रिमूव करना है, और दूसरी तरफ उन रिबेलियंस के खिलाफ में ही स्पीकर डिसीजन देते हैं कि हाँ इन रिबेलियंस की सीट है वो स्क्रैप कर दो। इसका मतलब ये हो गया कि एक तरफ तो जो रिबेलियन एमएलएज हैं उन्होंने क्या कर दिया कि जो अभी महाराष्ट्र के डेप्यूटी स्पीकर प्रिजाइड कर रहे थे उस टाइम पे, ठीक है ना, तो ये कह दिया कि भाई डेप्यूटी स्पीकर को हम रिमूव करेंगे। और रिमूव करने के लिए क्या प्रोसेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अंडर आर्टिकल 179 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पीकर को रिमूव किया जा सकता है। कैसे? एक सिंपल रेजोल्यूशन पारित करना है। रेजोल्यूशन पारित करने का तरीका कैसा कि असेंबली वहां पर ऐसे रेजोल्यूशन पारित करे कि जितने लोग उस टाइम पर प्रेजेंट हैं, ये ध्यान रखना, एक स्टेटमेंट है बड़ा, ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द असेंबली। देन मेंबर मतलब जिस टाइम पर उस स्पीकर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर को रिमूव करने की बात कर दी उस टाइम पर कितने मेंबर्स विधानसभा में बैठे हैं, उन लोगों के द्वारा ये कह दिया जाए कि जी हम इस स्पीकर को, या प्रिजाइडिंग ऑफिसर डेप्यूटी स्पीकर है तो हम इसको रिमूव करेंगे, उसमें वो रिबेलियंस भी हैं। ठीक है, तो वो जो नोटिस है वो डिक्लेयर किया जाएगा जब आप इस तरीके के रेजोल्यूशन को लाने वाले हो 14 दिन पहले। इसका मतलब स्पीकर को आप 14 दिन पहले इन्फॉर्म कर दोगे कि साहब आपके खिलाफ में हम ऐसे ऐसे करके रेजोल्यूशन लाने वाले हैं आपको रिमूव करने के लिए। तो ये सिस्टम दिया हुआ आर्टिकल 179 के तहत। अब आप देखो कि रिबेलियंस ने स्पीकर के लिए पहले बोल दिया ये कि भाई हम आपको रिमूव करेंगे, 14 दिन का नोटिस दिया हुआ था उनको, और दूसरी तरफ वही स्पीकर या वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर उन रिबेलियंस के लिए ये डिसाइड करे कि जी आपको हम यहां से एक्सपेल करते हैं, आपकी मेंबरशिप को स्क्रैप करते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन आया कि नहीं? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर यह कह दिया कि यहां पर मुद्दा यह है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बेसिस पे अगर स्पीकर ये डिसाइड करें कि रिबेलियन जो भी मेंबर्स हैं जो अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं या अपनी पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ना चाहते हैं, तो उनके क्वेश्चन को डिसाइड करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि कहीं स्पीकर के खिलाफ में तो मोशन लाने की बात नहीं की गई थी कि उसको भी रिमूव करने की बात की जा रही है। तो फिर बाद में स्पीकर ये डिसीजन ले, इस पे सवाल उठता है कि एक स्पीकर जिसको रिमूव करने की बात की जा चुकी है वही स्पीकर ये डिसाइड करे कि जी रिबेलियन जो एमएलएज है उनको एक्सपेल किया जाएगा, उनकी जो मतलब डिफेक्शन हो जाएगा उनका। तो इस चीज को लेकर के ये 2016 का जो केस है, कौन सा, नबम रेबिया केस, इस केस को रिकॉल किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और क्या कहा गया कि अभी करंट सिनेरियो में जो डेप्यूटी स्पीकर हैं उनके खिलाफ में ऑलरेडी इस तरीके का रेजोल्यूशन दिया जा चुका है, मतलब नोटिस दिया जा चुका है। तो एक तरफ तो उनका रिमूवल होना है और दूसरी तरफ जब रिमूवल ही होना है और उसके बाद में एक केस और बन रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग केस बन रहा है। वो क्या कि महाराष्ट्र में अगर शिवसेना के 30-40 एमएलए निकल जाते हैं तो वहां पर वो सरकार भी गिर जाती है उद्धव ठाकरे की। तो आप एक चीज बताओ कि किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर का अपॉइंटमेंट कब होता है? जो मेजोरिटी पार्टी होती है ना उसी का स्पीकर बैठता है, और डेप्यूटी स्पीकर भी मोर और लेस वो अपने आदमी को बिठा देते हैं।
ठीक है, वैसे तो ऑपोजिशन पार्टी के बिठाते हैं, पर 3 पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के काम कर रही हैं, तो उस केस में स्पीकर का जो रिमूवल होना है ना, उसमें इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहली चीज तो उस पॉलिटिकल पार्टी के पास में क्या हो गई, वो माइनॉरिटी में चली जाएगी। उसके खिलाफ में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो उस मोशन को कौन डिसाइड करने वाला है, स्पीकर। स्पीकर को रिमूवल करने की बात भी कर दी। तो ऐसे में 10th शेड्यूल को इंप्लीमेंट होने में हर्डल्स आने लग गई। तो ऐसे में 10th शेड्यूल को इंप्लीमेंट करने में फाइनल डिसीजन स्पीकर का होता है, तो स्पीकर पे भी सवाल उठ गया। दूसरी चीज, स्पीकर वो तब तक बने रहते हैं जब तक उस जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो इलेक्टेड है और उस केस में उनको उस पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट है, मेजोरिटी का सपोर्ट है। अब यहां पर शिवसेना की मेजोरिटी में माइनॉरिटी में जाने के चांसेस हो रहे हैं, तो उस केस में स्पीकर कंटिन्यू करेंगे, इस पर भी सवाल आ गया। तीसरा कि भाई किसी को भी डिस्क्वालीफाई करने के लिए स्पीकर का अगर डिसीजन है, तो स्पीकर को ही अगर रिमूव करने की बात आ गई, तो वहां पर पॉइंट ये बनता है कि स्पीकर कैसे ये काम कर सकते हैं, स्पीकर की पावर को यहां पर कंट्रोल किया कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट ने। अब क्या है कि भाई जो रिबेलियन एमएलएज हैं, इन्होंने अप्रोच तो कर लिया कि भाई डेप्यूटी स्पीकर का जो डिसीजन है हमें एक्सपेल करने का, हमारी मेंबरशिप खत्म करने का, बोला बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, कारण कि उनके खिलाफ में हमने खुद ने कार्रवाई शुरू कर दी। ठीक है, क्या कार्रवाई शुरू कर दी कि जी असेंबली में हमने पहले ही बोल दिया 14 दिन पहले ही कि हम आपको यहां से रिमूव करने वाले हैं, आपके खिलाफ में हम रिमूवल मोशन इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज यहां पर क्या हो जाती है कि 10th शेड्यूल में जो जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं, उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन में हर्डल आ जाती है। ठीक है, तो ये एक और चीज ऐड हो गई क्रिटिसिज्म ऑफ 10th शेड्यूल की अगर बात करें कि कैसे ये एक टूथलेस टाइगर की तरह काम करता चला जा रहा है, कुछ मतलब आउटकम निकल नहीं रहा है। ठीक है, तो इस केस में एक स्पीकर जो है वो अगर खुद मतलब अंडर एस्टिमेट कर ले खुद की पावर को, तो वो फिर कहां पर किसी भी एमएलए के खिलाफ में कार्रवाई कर पाएगा। वो भी अपनी पोस्ट के लिए सोचेगा ना फिर तो कि चलो ठीक है एमएलए को हम क्यों एक्सपेल करें, फिर वो डिले कर देते हैं, तब तक नया चुनाव आ जाता है, तब तक उनकी एमएलएशिप चलती रहती है ना, तो वो चीज़ हो जाती है। अच्छा, ये 2016 में जो नबम रेबिया रूलिंग में ये बोला था ना, ऑल द देन मेंबर्स ऑफ असेंबली, इसका मतलब क्या हो गया कि जिस टाइम पर वो 14 दिन का नोटिस दिया गया था, उस टाइम पर असेंबली में कितने जने प्रेजेंट हैं, उनकी मेजॉरिटी। समझ गए? इससे क्या है कि कल को ना अगर कोई एडिशनल एमएलए, मान लो कि जिस दिन रेजोल्यूशन वो नोटिस आ गया, उस दिन आप देखो कि उस दिन मान लो कि 200 एमएलए बैठे थे। ठीक है, अब रेजोल्यूशन को अब वोटिंग करवानी है। अब 200 जनों की मेजॉरिटी का मतलब हो गया 101 वोटों की रिक्वायरमेंट होगी उस स्पीकर को रिमूव करने के लिए। अब मान लो कि टोटल स्ट्रेंथ वहां के महाराष्ट्र असेंबली की है 350, 150 जने थे नहीं, अब 150 जनों को ला दिया एडिशनल, अब वोटिंग होगी, तो यहां पर तो मामला बिगड़ गया ना। इसलिए 2016 में क्या बोला कि जब नोटिस दिया गया उस टाइम पर प्रेजेंट जितने भी एमएलए थे, उनकी मेजॉरिटी जब वोटिंग करेगी तब जाकर के स्पीकर का रिमूवल पास होगा, ये बात बोली थी। तो ऐसे में 10th शेड्यूल को इंप्लीमेंट होने में बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। वैसे तो रिबेलियन एमएलएस को बोल दिया है कि भाई आपको 11 जुलाई तक का टाइम है, आप अपना एफिडेविट सबमिट कराओ कि आपके पास में क्या आर्ग्यूमेंट है। नंबर 1, आपके पास में कितने एमएलएज हैं। अगर आपके पास में शिवसेना की टोटल स्ट्रेंथ जितनी है वहां की विधानसभा में, उसके 2/3 मेंबर्स हैं, तो पार्टी मर्जर कंसिडर किया जाएगा, और 2/3 से कम है तो आपके अगेंस्ट में डिफेक्शन का कार्रवाई की जाएगी। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। 11 जुलाई को देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट देखो, नीति आयोग ने गिग इकोनॉमी के लिए जो कल हमने एक न्यूज़ देख ली थी, वही चीज़ रिपीट की है यहाँ पर कि गिग इकोनॉमी हमारे यहाँ पर क्या है क्या नहीं। गिग इकोनॉमी आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके लिए। हमारे यहाँ पर गिग इकोनॉमी का साइज़ कितना है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं? लगभग 7.5 मिलियन वर्कर्स हैं जो गिग इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, जो कि बढ़ कर के आप देखोगे 23.5 मिलियन तक बढ़ जाएंगे आने वाले 8 सालों में। ओके, इसके अलावा क्या रिकमेंडेशन दी है नीति आयोग ने? नीति आयोग का कहना यह है कि गिग इकोनॉमी लगातार एक्सपेंड हो रही है, तो एक तो विमेन पार्टिसिपेशन और पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। साथ में सोशल सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए, जैसे कि काम करते टाइम पर मान लो किसी को एक्सीडेंट की वजह से प्रॉब्लम हो गई, जैसे जोमेटो, स्विगी या किसी भी कंपनी में डिलीवरी बॉय के तौर पे कोई काम कर रहा है, एक्सीडेंट हो गया, लग गई उसके, तो काम पर उसके लगी ना, तो उसको इंश्योरेंस दो, लाइफ टाइम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की बात करो, जो कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी
दो जो लेबर कोड बनाए हैं, 4 लेबर कोड, उनमें एक है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, बोले उसके बेसिस पे प्रोटेक्शन मिले। इसमें क्या किया जाए कि जो कंपनी हायर कर रही है वो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर के इस तरीके के पैकेज तैयार करे जिससे कि गिग इकोनॉमी वर्कर्स को बेनिफिट पहुंचाया जा सके। गिग इकोनॉमी वर्कर्स कौन होते हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे ओला, उबर, इनमें जो काम करते हैं ना लोग, जो कि नौकरी कर भी रहे हैं और उनको नौकर की तरह पे कंसिडर भी नहीं किया जाता। इससे क्या होता है फिर पेड लीव, कैजुअल लीव वो मिलती ही नहीं है फिर, ठीक है। बोले ये बेनिफिट्स मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, थोड़ा देख लेना। फिर एक न्यूज़ इधर है हर्मिट स्पाईवेयर। जैसे पेगासस स्पाईवेयर की बात की गई थी ना कि किस तरीके से लोगों के फ़ोनों में इंस्टॉल होकर के और डेटा को चोरी करने का काम करता था। एग्जैक्टली हर्मिट स्पाईवेयर का भी अभी डिटेक्शन देखने को मिला है इटली और कजाकिस्तान में आईफोन और एंड्रॉयड डिवाइस यूजर्स के फ़ोनों में। इसमें क्या है कि ये डेटा को चोरी कर लेता है, रिकॉर्डिंग जो भी हमारा पर्सनल डेटा अवेलेबल है वो सारा का सारा चोरी करके और पहुंचा सकता है। इवन इसके तरीके कैसे होते हैं कि अगर आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो रहा है तो आपकी एप्लीकेशन व्हाट्सएप, टेलीग्राम इनको अनइंस्टॉल कर देगा और फिर री इंस्टॉल करने के लिए या तो बोलेगा या खुद ही री इंस्टॉल कर देगा। और री इंस्टॉल जो वर्जन होगा वो होगा कहीं ना कहीं इसी स्पाईवेयर का एक पॉइंट, जहां से फिर वो पूरा डेटा एक्सेस कर करके और फिर बाद में पूरा प्लान जो है आपका फ़ोन में जो कोई भी डिटेल है वो उस हैकर तक पहुंचा देगा। इस तरीके से सवाल ये काम कैसे करता है, काम करने का तरीका, जैसे हम इंटरनेट ऑपरेटर से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट कनेक्शन जैसे ही हम ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, कई बार क्या होता है इंटरनेट कनेक्शन अपने आप चला जाता है। तो सबसे पहले तो ये हर्मिट स्पाईवेयर क्या करेगा कि जो इंटरनेट ऑपरेटर है वहां से आपके इंटरनेट को बंद करवाएगा। वहां से बंद हो गया फिर आपके पास में एक एसएमएस आएगा, फिर वो बोलेगा कि ये लिंक है, इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करते ही आपके फ़ोन में दोबारा से आपके नेटवर्क आ जाएगा, इंटरनेट आ जाएगा। और जैसे ही यूज़र उस पर क्लिक करेगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आपको पता है ये सारी कार्रवाई कर देगा। बचने का तरीका, भाई उल्टे सीधे लिंक आते हैं ना, उनसे बच के रहो, उन पर क्लिक मत किया करो, ठीक है। तो कजाकिस्तान और इटली में ये डिटेक्ट हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर देखो तो साइबर सिक्योरिटी को लेकर के जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स को ये बोला था कि भाई आपको 5 साल तक का डेटा स्टोर करके रखना है, ठीक है। तो उस चीज़ को करेक्ट आउट करते हुए अभी सर्ट इन, ठीक है, जो हमारे यहाँ पर मेन एजेंसी है साइबर सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि वीपीएन्स को हम 3 महीने का और टाइम देते हैं इन गाइडलाइंस को कंप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो सर्ट इन के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लेना आप। इसके अलावा आपको पता है कि अभी कल परसों की बात है, टीडीएस की बात की थी, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ठीक है। तो उसमें ये था कि कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट जिसको हम बोलते हैं जो क्रिप्टो करेंसीज है उनमें कोई भी लेन देन कर रहा है तो जो खरीदेगा ना उस पर जिम्मेदारी है कि वो टैक्स डिडक्ट करवाए। ये बात यहाँ पर बोली गई है अभी कि भाई बात ऐसी है कि टीडीएस जो है वो 1% के लगभग लेने की बात की जा रही है। तो जो खरीदेगा ना बिटकॉइन को या जो भी क्रिप्टो करेंसी है उसका 1% टीडीएस के तौर पे देने की गारंटी उस बायर की होगी। बायर ही सेलर को वहाँ पर कंप्लाई करेगा कि भाई टीडीएस कटवा फिर ही मैं खरीदूंगा तेरे से। ये बात यहाँ पर बोली है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने अपनी तरफ से ये बात बोली है। इससे संबंधित देखो हमने पूरी डिटेल प्रीवियस 2-3 वीडियोज़ में देख ली है। अगर आप कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आज देखा है तो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड पिछले 2-3 डिस्कशंस हैं हमारे, उनमें हमने पूरा डिटेल में देख लिया था, ठीक है, कि टीडीएस को लेकर के कैसे ऑब्जेक्शन हो रहा है, ठीक है, कि किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी जो है उसको हमारे यहाँ पर ऑटोनॉमी ना देने के चक्कर में लोग जो हैं दुबई और सिंगापुर जाकर के सेटल हो रहे हैं। शायद कल का ही डिस्कशन था अपना ये, ठीक है। इसके अलावा 5G टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए कैप्टिव जो नेटवर्क से भी प्रमोट किया जा रहा है। कैप्टिव का मतलब मान लो एक कंपनी है वो अपना खुद का नेटवर्क डेवलप करना चाहती है, बड़ा सा कैंपस है उसमें, तो उनको भी 10 साल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा, रिन्यूएबल होता रहेगा, वो अपने रिन्यू करवा सकते हैं 10 साल के बाद में, जिससे कि वो हाई स्पीड नेटवर्क का बेनिफिट उठा सके अपने लोकल कैंपस में। तो डिस्कशन बहुत लेंदी हो गया आज का, पर देख लेना कुछ अगर बच रहा हो तो न्यूज़पेपर में कल शेयर कर दूंगा, सुबह रिवाइज कर लेना कुछ और चीज़ें बच रही हो तो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।